हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी पर 2023 का मॉडल पेपर दूसरा है। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमारे लगे हैं सामान्य हिंदी से, जो 5 नंबर के आएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है विदुष, विधुर, विदुषी और विद्वान। इसका राइट आंसर क्या होगा? विधवा शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? विदुर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में विदुषी दिया गया है, तो विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? विद्वान होगा। किसका? विदुषी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको जो शुद्ध है उसको बताना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है कि यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। तो यह जीवन की त्रासदी नहीं, कोई घटना नहीं बताई जा रही है ना, इसलिए यह गलत है। अगला है कि यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की विडंबना है ना, स्थिति को बताया गया है कि यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। तो शुद्ध वाक्य क्या कौन सा होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को एक शब्द में क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है त्रास, दंड, आतंक या अत्याचार। तो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा तीसरा, आतंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि दी गई है। देखिए पूछा गया है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि दी गई है। तो राइट आंसर पहले ऑप्शन देखेंगे, व्यंजन संधि नहीं, विसर्ग संधि नहीं, तीसरे में है गुण संधि, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका चौथा, यण संधि, है ना। प्रति धन उपकार, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन उपकार, तो क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। इसी के साथ जैसे अन्य उदाहरण है, यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन उत्तम, अति उत्तम। अगला क्वेश्चन है कि जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असह्य स्थिति को भी सह लेना या कठिन काम करना। तो भाई जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा, राइट आंसर होगा इसका तीसरा, असह्य स्थिति को भी सह लेना। जैसे अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त जहर का घूंट पीना पड़ा था। देखिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ऊंट की बात है, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, राजस्थान में। देखिए राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने बजट जो 2022-23 का इनका बजट है, तो इसमें ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। अच्छा, ये जो ऊंट है राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ऑप्शन में दिया गया है कनाडा, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है फर्स्ट, कनाडा। कनाडा की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? ओटावा, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। अगर यहाँ की संसद पूछी जाए तो संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर जापान दिया गया है। जापान की कैपिटल क्या होती है? जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। करेंसी यहाँ की क्या है? करेंसी यहाँ की येन है। और संसद पूछी जाए तो यहाँ की डायट है। ऑप्शन में चौथे में दिया है अमेरिका, तो अमेरिका की सभी लोगों को पता है क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ की संसद पूछी जाए तो क्या है? संसद का नाम है कांग्रेस। चीन की कैपिटल सभी लोगों को पता है क्या है? बीजिंग होगी। और यहाँ की करेंसी पूछी जाए, सबसे ज्यादा पूछी जाती है क्या है? युआन है। और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पहले ऑप्शन देखेंगे, तीसरा स्थान पर रहा भारत, ये पहले, दूसरे या चौथे पर। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, तीसरे पर रहा है। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर है तीसरा,
आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक बरकरार रखी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान जिनका नाम है मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 6 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, है ना, 6। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन में दिए गए हैं झारखंड, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दूसरा, ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चौथे नंबर पर है ईरान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ईरान का। अगला क्वेश्चन हमारा कि सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए यहाँ पर किसका पूछा गया है? 2021 का। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला, 120वें स्थान पर। अब बात करते हैं सतत विकास सूचकांक 2023 की, है ना। तो यह सबसे पहले पूछा जाता है किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो पब्लिश किया गया है SDSN के द्वारा, अर्थात UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किस नंबर का संस्करण था? तो 8वें नंबर का इस बार इसका संस्करण था। किसका? सतत विकास सूचकांक 2023 का। 166 देशों में भारत की रैंक 2023 में कितनी है? 166 देशों में भारत की रैंक इस बार 112 नंबर की है। प्रथम पर कौन है? अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो प्रथम पर फिनलैंड है ना। प्रथम पर फिनलैंड है और अंतिम पर पूछा जाए तो दक्षिण सूडान है। ये जो सतत विकास सूचकांक 2023 है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत इस बार SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 112, यह याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन में दिए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात, जापान, चीन, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात को। देखिए FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता से संबंधित है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट। और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1956 से लेकर 61 तक की। और यह किस मॉडल पर आधारित थी अगर पूछा जाए तो? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा बात करते हैं किसकी? अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? किसके प्रति? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 अर्थात 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन में दिया गया अकबर के द्वारा या राजा मान सिंह के द्वारा, उदय सिंह द्वितीय के द्वारा या महाराणा प्रताप के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है राजा मान सिंह के द्वारा। वर्तमान में विद्यमान आमेर का जो किला है इसका निर्माण आमेर के कछवाहा शासक जिनका नाम क्या था? राजा मान सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप
निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में स्थित है। भारत में कहाँ है? तो बैरन द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप पे, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अंडमान सागर में स्थित है। भारत का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? ऑप्शन में दिया गया है CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी या बहुलक या डीजल ईंधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है चौथा, डीजल ईंधन। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया गया है भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण करना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या जलवायु परिवर्तन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग से। अच्छा, ये कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो यह संधि हुई थी 11 दिसंबर 1997 में। और इसे स्वीकृति कब की गई, अर्थात यह लागू कब किया गया? तो 16 फरवरी 2005 से। अगला क्वेश्चन, अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है कि बहुत साफ होता है, बहुत प्रदूषित होता है, अत्यधिक उत्पादक होता है या अत्यधिक अनुपादक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बहुत प्रदूषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं, उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है कि चेतन आनंद। चेतन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो चेतन आनंद संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। विराट कोहली क्रिकेट से और सानिया मिर्जा टेनिस से। तो पहले का क्या होगा? बी। यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है केरल राज्य से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से। तो मोहिनी अट्टम देखिए यह एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, केरल से, है ना। इसके साथ अगर हम देखें कि केरल में और कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, तो कथकली भी केरल का हो गया। कहाँ से संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य अभी हमने देखे, कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। इसके बाद हम कर्नाटक का देख लेते हैं। कर्नाटक का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा नृत्य? यक्षगान, यह लोक नृत्य है ना। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कौन सा? कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का तो भरतनाट्यम है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? है ना। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर है दूसरा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा संबंधित है अपठित हिंदी पद्यांश से। तो सबसे पहले इसका पद्यांश पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। पद्यांश में देखिए क्या दिया गया है निर्देश में, 71 से लेकर 75 तक इसके क्वेश्चन रहेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। गद्यांश क्या है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास हो, निंदा हो, अपमान हो इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर और सम्मान नहीं रह जाएगा। उसके लिए मानग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। उसके लिए मानग्लानि का कष्ट सब शारीरिक कष्टों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, केवल निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कुप्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? उत्साही और वीर कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, इन 4 ऑप्शन में छाट के बताना है। क्या है? ऑप्शन में दिया गया है अस्पष्ट, सरल, स्पष्ट या जटिल। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने अर्थात स्पष्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, है ना। और अप्रत्यक्ष का मतलब जो अस्पष्ट हो, तो अप्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। सरल का क्या हो जाएगा? जैसे जटिल का कठिन हो गया, है ना, और सरल का तो सीधा या आसान होगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में उपहास का आशय पूछा गया है, क्या होता है? हास्य, सम्मान, खिल्ली या प्रशंसा। तो उपहास करना अर्थात खिल्ली या मजाक उड़ाना, तो राइट आंसर इसका होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है स्तुति का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना या अपमान करना या घृणा करना या सम्मान करना। तो स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या बड़ाई करना, जैसे हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि गद्यांश में प्रयुक्त मान ग्लानि से क्या आशय है? मान ग्लानि से आशय पूछा गया, क्या मतलब होता है, क्या अर्थ? तो ऑप्शन में दिया गया है सुख होता है, दुख होता है, सम्मान या अपमान। मान ग्लानि का मतलब होता है अपमान होना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्लेश का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं आलस्य होता है, उत्साह, सुख या दुख। तो क्लेश का मतलब क्या होता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दुख। चौथा, फिर निर्देश दिया गया है और क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, तो 76 से 80 तक इसके क्वेश्चन है। पद्यांश पढ़ना है और उसका सही उत्तर देना है। चलिए पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को, गद्यांश है ना, गद्यांश को पढ़कर उसके सही उत्तर दीजिए। भारत एक विशाल देश है, जलवायु में, इसमें जलवायु में स्थान भेद के कारण यहाँ पर्याप्त भिन्नता भी है। जलवायु का असर यहाँ के निवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसी के कारण रहन सहन में चुनौतियां भी आती हैं। पहाड़ की अलग और रेगिस्तान की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। जिंदगी कठिन बन जाती है। मराठाओं और राजपूतों के शरीर सशक्त बन जाते हैं। पठारों की जमीन उपजाऊ होती है, वहां अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। इस विविधता का एक प्रमाण भाषाओं की विभिन्नता भी है ना। इस विविधता का प्रमाण क्या है? भाषाओं की विभिन्नता भी है। वेशभूषा, खान पान में भी भिन्न हो जाते हैं। विज्ञान ने देश की समस्याओं और चुनौतियों को कम तो किया है, भाषाओं के बीच भी एकता और स्वीकृत बनी है। मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता मिलकर पूरे भारत की क्या बन जाते हैं? ताकत बन जाते हैं। देश के भूगोल ने भी सीमाबद्ध कर एकता को ताकत प्रदान की है। चलिए तो इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय विभिन्नताओं के प्रमाण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, किस किस चीज में दिखाई देते हैं, अभी हमने देखा भी है ना। ऑप्शन में देख लेते हैं भाषा में, वेशभूषा में, खान पान के क्षेत्र में। तो ये तो यहीं से पकड़े मिल गया है ना। कहाँ कहाँ पर? वेशभूषा में, खान पान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि पूरे भारत की ताकत क्या बनाते हैं? अभी हमने नीचे देखा ना कि पूरे भारत की ताकत बनते हैं क्या? यहाँ के मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक, है ना, और भाषा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि पूरे भारत की ताकत क्या बनते हैं? कामकाज के तरीके बनते हैं, या भाषाई एकता, मंदिर, पूजा पद्धति या धार्मिक एकता, वेशभूषा के तरीके एवं पद्धति या खान पान के आस्वाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, भाषाई एकता, मंदिर, पूजा पद्धति और धार्मिक एकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? ऑप्शन में दिया गया है नागरिकों की वैचारिक एकता के कारण, जलवायु में स्थान भेद के कारण, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और चौथे में दिया गया है कार्य करने की क्षमताओं में अंतर के कारण। भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? तो राइट आंसर है कार्य करने की क्षमताओं के अंतर के कारण। अगला क्वेश्चन है कि शरीर सशक्त बन जाते हैं में सशक्त का अभिप्राय पूछा गया है। सशक्त का मतलब क्या है? ढीले ढाले बन जाते हैं, अकर्मण्य बन जाते हैं, या आलसी बन जाते हैं, या शक्तिशाली बन जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा चौथा। सशक्त का मतलब शक्तिशाली बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलवायु का असर देशवासियों पर किस रूप में दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में दिया गया है देशवासियों की आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है, या देशवासियों की धार्मिक भावनाओं पर दिखाई देता है, या देशवासियों की आय पर दिखाई देता है, या देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर दिखाई देता है। हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा। जलवायु का असर देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर दिखाई देता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।